नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन डेप्थ। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडिया में जब मर्ज कराया गया तो उस टाइम की गवर्नमेंट की क्या अप्रोचेस रही थी, किन अप्रोचेस के थ्रू प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज कराया गया। स्पेशली हम उन प्रिंसली स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको मर्ज कराने में इंडिया ने जो है एक चैलेंज के तौर पर इसको फेस किया, जैसे कि जूनागढ़, ठीक है, त्रावणकोर, हैदराबाद, मणिपुर एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इन प्रिंसली स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे इनको इंडिया में मर्ज कराया गया, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे, ये भी जानेंगे कि जो पौंडीचेरी एंड गोवा, ठीक है, तो इनको भी इंडिया में कैसे मर्ज कराया गया। इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था आपका 1956 में, जिसके थ्रू क्या किया गया, जो इंडिया के इंटरनल स्टेट्स बाउंड्री थी उनको रीऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक है, और इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड रहा था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था, बेसिकली जो इंडिया आज़ाद हुआ था उसके पीछे माउंटबेटन प्लान था। ठीक है, माउंटबेटन प्लान बेसिकली जो इंडिया के लास्ट वॉइसराय थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के पर्सपेक्टिव से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि किस प्लान के थ्रू इंडिया का पार्टीशन किया गया। तो इंडिया का जो पार्टीशन था वो माउंटबेटन प्लान के थ्रू किया गया था, और इंडिया का लास्ट वॉइसरॉय कौन था? तो इंडिया का लास्ट वॉइसरॉय भी माउंटबेटन थे। ठीक है, तो इसीलिए इस प्लान का नाम पड़ा माउंटबेटन प्लान। और ये कब आया, कब इंप्लीमेंट हुआ? ये 3 जून 1947 को ये इंप्लीमेंट हुआ, और इसी के थ्रू इंडिया को डिवाइड किया गया बिटवीन 2 कंट्रीज, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो बेसिकली अब इंडिया को आज़ादी मिल गई थी, और इंडिया के सामने जो ये चैलेंज था कि प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनको इंडिया में कैसे मर्ज कराया जाए। तो जब इंडिया को आज़ादी मिली थी उस टाइम मोस्टली अप्रोक्स 565 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, राइट। तो इन 565 प्रिंसली स्टेट्स में से काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो इंडिया के साथ जाना चाहते थे। ठीक है ना, आप जैसा कि जानते हैं कि मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एक्ट था उसमें एक बात क्लियरली मेंशन थी कि इंडिया और पाकिस्तान नामक 2 देश बनेंगे। ठीक है, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका क्या होगा, ये उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो पाकिस्तान या इंडिया दोनों में से किसी एक को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वो अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली प्रिंसली स्टेट्स जो थे 565 में से वो इंडिया के साथ जाना चाहते थे, और आज़ादी के साथ ही, आज़ादी के दौरान ही वो इंडिया के साथ मर्ज हो गए थे। ठीक है, लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जिनको इंडिया में मर्ज कराना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, और उसी को हम डिस्कस करेंगे अपनी आगे की वीडियो में। तो ये पहली अप्रोच थी कि प्रिंसली स्टेट्स, मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते थे। सेकंड अप्रोच क्या थी? सेकंड अप्रोच गवर्नमेंट की फ्लेक्सिबल अप्रोच थी। फ्लेक्सिबल अप्रोच मींस कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर, तो जब जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में मर्ज कराया गया तो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन, उस टाइम की जो सिचुएशन थी उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी दी थी इन रीजन्स को। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि वहाँ पे जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट्स की उनको थोड़ी ज़्यादा पावर दी गई, उनको ऑटोनॉमी दी गई। ठीक है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। ऐसा क्यों किया गया? ताकि जो वहाँ की डाइवर्सिटी है ना, और जो वहाँ पे आपका माइनॉरिटी है उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, उनको खुद का वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला सके, उनको स्पेशल पावर्स कुछ इस तरीके की दी गई। ठीक है, इसके पीछे रीज़न यही था कि गवर्नमेंट ने प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कराने में फ्लेक्सिबल अप्रोच भी रखी कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स को जब इंडिया में मर्ज कराया गया तो हमने उनको स्पेशल ऑटोनॉमी भी दी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, हालांकि अब कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट नहीं है, इसको हटा दिया गया 2019। ठीक है, तो बेसिकली क्या था कि जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था। इसी तरीके से जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 371। ठीक है, तो इसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको कुछ स्पेशल ऑटोनॉमी दी गई है ताकि वो अपनी जो इंटरनल उनका एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें उनका पार्टीशन हो। ठीक है, उसमें उनका इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सके, और साथ ही साथ वहाँ का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो उसमें उनकी भूमिका अच्छी हो। तो इसीलिए जो है कुछ स्पेशल पावर्स जो है थ्रू दी आर्टिकल 370 एंड 371 दिया गया था, और यही गवर्नमेंट की क्या थी, फ्लेक्सिबल अप्रोच थी जब हम प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करा रहे थे। ये सेकंड अप्रोच थी। अब बेसिकली थर्ड क्या था कि जब हम इंडिया को आज़ादी मिली तो उस टाइम में आप जानते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे हम उसको इंडिया में मर्ज कराएं, कैसे एक नेशन जो बिल्डिंग है उस प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, और साथ ही साथ एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई थी कि जो इंडिया में इंटरनली जो स्टेट्स थे, है ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया है,
करा था वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पे किया था, ना कि जो इंडिया की उस टाइम में नीड थी, हमारी जो डाइवर्सिटी थी, जो हमारी रीजनल जो हम कह सकते हैं आइडेंटिटी थी, ठीक है, उसको ध्यान में रख के नहीं किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली अब लैंग्वेज के बेस पे भी जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन की जो डिमांड है वो उड़ जाती है। और आपको पता है कि 1953 में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे जो तेलुगु स्पीकिंग आपका जो स्टेट है वो बनता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था, ठीक है, कि कैसे जो है इंडिया की इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाए, ठीक है, टेरिटोरियल बाउंड्रीज को कंसोलिडेट किया जाए, ठीक है, और सबसे बड़ी इसमें हमारी लिए क्या था कि जो हमारी सुप्रीम इंपॉर्टेंस थी, ठीक है, वो ये थी कि जो हमारी इंटीग्रेशन है, जो यूनिटी है, उसको हम मेंटेन करके रखें। तो ये 3 जो मेजर अप्रोचेस है वो हमने देखी, जिसको प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कराने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने सामने रखा। उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे जूनागढ़ को इंडिया में मर्ज कराया गया। तो मैं आपको मैप में दिखाता हूं दोस्तों, जो प्रेजेंट टाइम में हमारा गुजरात है, तो ये जो रीजन आप देख रहे हैं, हाँ ये वाला रीजन, इस रीजन को बेसिकली, ये रीजन क्या था जब इंडिया को आज़ादी मिली थी, तो ये जूनागढ़ था। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये वेस्ट पाकिस्तान है, ठीक है, और ये गुजरात है। तो इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्टली आप देखो तो कोई लिंक नहीं है, है ना, दोनों जोग्राफिकली देखें तो एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम में जो जूनागढ़ के रूलर थे, है ना, वहाँ का जो नवाब थे, ठीक है, महाबत खान जी, ठीक है, इनका नाम था महाबत खान जी। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये पाकिस्तान के साथ जो है जूनागढ़ को क्या कराएंगे, मर्ज कराएंगे। अगर आप एक लॉजिकली भी देखें तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक देश है उसका एक हिस्सा यहाँ पे और एक हिस्सा किसी दूसरे देश के बीच में। तो ये इंडिया के लिए भी काफ़ी बड़ा उस टाइम में जो है चैलेंज था, ठीक है, कि कैसे हम जूनागढ़ को मर्ज कराएं। तो उसमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम कब क्रिएट हो गई, जब जूनागढ़ के नवाब, वहाँ के रूलर, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन जो वहाँ की जनता थी, कहाँ की, जूनागढ़ की, जो वहाँ की जनता थी, वहाँ की जो लोग थे, वो बेसिकली पाकिस्तान के साथ नहीं, वो इंडिया के साथ जाना चाहते थे। ठीक है, तो वो नवाब के इस डिसीजन का काफ़ी विरोध कर रहे थे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी जो है वहाँ के नवाब को मनाने की कोशिश कर रही थी कि कैसे करके जूनागढ़ को इंडिया में मर्ज कराया जाए। लेकिन जब देखा कि भाई नवाब ने ये डिसीजन ले लिया कि वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, तो इसी बीच क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ पे अपनी इंडियन आर्मी भेजी। और जब इंडियन आर्मी गई तो जूनागढ़ को क्या किया गया, कंट्रोल में ले लिया गया। फिर उसके बाद 20 फ़रवरी को 1948 को जूनागढ़ में एक रेफरेंडम कराया जाता है। ठीक है, एक जनमत संग्रह कराया जाता है। और इस जनमत संग्रह में वहाँ के लोगों की इच्छा जानी जाती है कि भाई वो क्या चाहते हैं। और उस जनमत संग्रह में, उस रेफरेंडम में बेसिकली वहाँ की जो जनता है वास्ट मेजोरिटी के साथ, है ना, वो वोट करती है कि भाई वो किसके साथ जाना चाहते हैं, वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। ठीक है, और इस तरह से जनमत संग्रह के थ्रू जो है जूनागढ़ को ऑफिशियली इंडिया में क्या करा दिया जाता है, मर्ज करा दिया जाता है। और इस तरह से जूनागढ़ अगर आप देखें तो आज की डेट में क्या है, गुजरात में है ना, गुजरात आपका एक स्टेट है। ठीक है, तो इस तरह से जूनागढ़ का जो मर्ज है वो इंडिया में कराया गया। उसके बाद जो सेकंड प्रिंसली स्टेट था वो था त्रावणकोर। ठीक है, त्रावणकोर के बारे में हम थोड़ा सा अब डिस्कस कर लेते हैं। तो त्रावणकोर जो है था, जब इंडिया को आज़ादी मिली थी तो उस टाइम में वो क्या था, एक प्रिंसली स्टेट था। ठीक है, और केरला का आज प्रेजेंट टाइम में केरला में है। ठीक है, अगर आपको मैं मैप में दिखाऊं तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये था आपका त्रावणकोर। ठीक है, तो बेसिकली क्या था, त्रावणकोर के जो उस टाइम में महाराजा थे चिथिरा थिरुनाल, ठीक है, उनका नाम क्या था, चिथिरा थिरुनाल। तो बेसिकली ये वहाँ के महाराजा थे, ठीक है, वहाँ के रूलर थे। और उसके साथ साथ वहाँ पे एक दीवान हुआ करते थे त्रावणकोर के, जिनका नाम था सीपी रामास्वामी अय्यर। ठीक है, दीवान बेसिकली हम कह सकते हैं कि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो वहाँ के दीवान थे सीपी रामास्वामी अय्यर। ये बेसिकली त्रावणकोर को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे रखना चाहते थे, कि वो नहीं चाहते थे कि जो त्रावणकोर है वो इंडिया का पार्ट बने। ठीक है, वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। ठीक है, अब इस बीच जो त्रावणकोर की जनता थी, ठीक है, और वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, ठीक है, वो क्या चाहते थे, वही चाहते थे कि जो त्रावणकोर है उसको इंडिया का हिस्सा बनाया जाए। ठीक है, और इसी बीच जो गवर्नमेंट है वो भी जो है लगातार नेगोशिएट कर रही थी, किसके साथ, वहाँ के जो महाराजा हैं उनके साथ, कि भाई जो त्रावणकोर है उसको इंडिया का पार्ट बनाया जाए। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं वो एक कॉन्फ्लिक्ट में क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है, टेंशन्स में क्रिएट हो जाती हैं। और इस बीच क्या होता है कि जो वहाँ के त्रावणकोर के जो दीवान थे सीपी रामास्वामी अय्यर, क्योंकि वो इंडिया में मिलना नहीं चाहते थे, इंडिया का पार्ट बनना नहीं चाहते थे त्रावणकोर को, तो उनको जान से मारने की कोशिश भी की जाती है। ठीक है, हालांकि ये एक असफल कोशिश होती है। उसके बीच क्या होता है बाद में कि 30 जुलाई
जुलाई 1947 को जो त्रावणकोर है वो एग्री हो जाता है, वहाँ के जो महाराजा है वो इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं इंडिया के साथ मर्ज होने के लिए। और उसके बाद फाइनली 15 अगस्त 1947 को आप देख सकते हैं कि इंडिया को आज़ादी मिली कब है, 15 अगस्त 1947 को। तो प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कराने की जो कवायद है ना, उसका जो प्रोसेस है वो आपका आज़ादी से पहले ही शुरू हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो त्रावणकोर है उसको 15 अगस्त 1947 को क्या कराया जाता है, इंडिया के साथ मर्ज कराया जाता है। और बाद में वो जो आपका कोचीन है ना, जो प्रेजेंट टाइम में केरला है, इसको पहले कोचीन कहा जाता था, उसका पार्ट बन जाता है 1949 में। और फिर 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, उस एक्ट के थ्रू केरला एक जो है स्टेट बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से त्रावणकोर को जो है इंडिया में मर्ज कराया जाता है। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग समझेंगे हैदराबाद के बारे में। जो हैदराबाद है उसको इंडिया में कैसे मर्ज कराया गया। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं मैप में, ये उस टाइम में हैदराबाद क्या था, एक प्रिंसली स्टेट था। अगर आप देखें तो इधर बॉम्बे है ना, आपका जो कर्नाटक प्रेजेंट टाइम में जो कर्नाटक वो मैसूर हुआ करता था पहले, तो इधर आप देखिए जो हैदराबाद है वो आपका इधर बॉम्बे से, फिर इधर हाँ इधर बॉम्बे से, ठीक है। और इधर आपका कर्नाटक से, फिर इधर आपका आंध्र प्रदेश से, और कुछ पार्ट आपका उड़ीसा से, और इधर मध्य प्रदेश से। तो चारों ही तरफ से अगर आप देखें तो ये इंडियन जो स्टेट है उससे घिरा हुआ है। अब ये भी तो दोस्तों पॉसिबल नहीं हो सकता। आप सोचो कि भाई क्या मतलब एक कंट्री है उस वो चारों बगल से मतलब जो है उसके बीच में कोई दूसरा देश है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उस टाइम में क्या था कि हैदराबाद जो था बेसिकली महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जो हमारे स्टेट्स है उसके आसपास से इसकी बाउंड्रीज जो थी वो मिलती थी। और हैदराबाद एक लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं कि हैदराबाद को इंडिया में मर्ज कर ऐसे कराया गया। तो हैदराबाद के जो उस टाइम में रूलर था, ठीक है, उसको बोलते थे निज़ाम, ठीक है, निज़ाम। अब बेसिकली क्या था कि निज़ाम जो था ना वो इंडिया के साथ हैदराबाद को मर्ज कराना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि भाई आप देखो कि हैदराबाद के जो निज़ाम थे उस टाइम में दुनिया में, जैसे आज हम प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कि अंबानी है, अडानी है, या आपका एलन मस्क है, या जितने भी बड़े टॉप बिलियनियर्स हैं, ठीक है। तो उस टाइम में आप देखो कि आज़ादी के टाइम में निज़ाम की गिनती दुनिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्तियों में होती थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी लग्जरी लाइफ वो जीते थे, ठीक है ना। दुनिया के रिचेस्ट उसमें उनकी पर्सन में उनकी गिनती होती थी निज़ाम की। अब जो निज़ाम थे वो क्या चाहते थे भाई, निज़ाम चाहते थे कि हैदराबाद को क्या रहे, इंडिपेंडेंट स्टेटस रहे। क्यों रहे? क्योंकि इसी में उसकी भलाई है भाई। जनता का शोषण करेंगे, जनता की उस पर जिएंगे, लग्जरी लाइफ जिएंगे, तो वो क्यों इंडिया के साथ मर्ज कराएंगे, ताकि उनको ये जो ऐशो आराम या जो इतनी प्रॉपर्टी, इतनी संपत्ति उनके पास, जो लग्जरी लाइफ है वो छोड़ेंगे, है ना। तो इसीलिए जो वहाँ का निज़ाम थे वो बेसिकली इंडिया के साथ मर्ज कराना नहीं चाहते थे। इसी बीच क्या होता है कि भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लगातार नेगोशिएट कर रही थी हैदराबाद के निज़ाम के साथ, ठीक है। और नवंबर 1947 को एक एग्रीमेंट भी साइन किया जाता है जिसे हम बोलते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मीन्स कि अभी कोई फाइनली डिसीजन नहीं जो है वो लिया गया है कि वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बनेगा या नहीं। जो स्थिति अभी है उसी को मेंटेन करके रखा जाएगा। और इस बीच नेगोशिएशन कंटिन्यूसली जो था वो चल रहा था हैदराबाद के निज़ाम के साथ इंडिया में मर्ज कराने के लिए। अब भी इस बीच होता क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हैदराबाद का जो रूलर था ना उस टाइम में वो काफ़ी लग्जरी लाइफ जीता था। जैसे अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी तो हमने देखा था कि फ्रांस में जो सोसाइटी थी वहाँ पे जो रहने वाले थर्ड स्टेट्स के जो लोग थे उनकी कंडीशन कितनी पुअर थी, है ना। कितनी सारी सोशल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे, लेकिन वहाँ का जो शासक था लुईस 16 वो किस तरह से एक लग्जूरियस लाइफ जी रहा था, है ना। तो ये भी एक बड़ा मेन रीज़न था कि वहाँ की जनता फिर अपने राजा के खिलाफ क्या हो गई, सड़कों पर उतर गई, उन्होंने जो है रिवॉल्यूशन कर दी। तो कुछ ऐसा ही आप समझ सकते हो हैदराबाद में कि उस टाइम जो निज़ाम था वो काफ़ी रिचेस्ट पर्सन था, काफ़ी लग्जरियस लाइफ वो जीता था, ठीक है। और हैदराबाद का एक रीजन हुआ करता था उस टाइम में तेलंगाना रीजन, ठीक है। वहाँ पे जो पीजेंट्स, जो किसान थे, उनकी जो कंडीशन थी काफ़ी पुअर थी, है ना। और इसी के कारण, अपनी इसी पुअर कंडीशन के कारण उन्होंने क्या करा, हैदराबाद के जो निज़ाम थे उसके अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट वहाँ के लोगों ने शुरू कर दिया। अब इस मूवमेंट में वहाँ की जनता, वहाँ के जो महिलाएं थी वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। वो सब चाहते थे कि जो शोषणकारी जो शासन निज़ाम कर रहा है उनके ऊपर, उनसे उनको क्या मिले, आज़ादी मिले। बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो बेसिकली अब जब ये आंदोलन वहाँ पे खड़ा हो गया निज़ाम के खिलाफ, तो निज़ाम ने क्या करा, उसने अपनी आर्मी, ठीक है, अपनी जो उसकी आर्मी थी उस आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए अपनी आर्मी भेजी। अब उन आर्मी को क्या कहा जाता था, रजाकार्स। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में एज एमसीक्यू आ सकता है कि हु वर दी रजाकार्स, ठीक है। तो रजाकार जो थे वो निज़ाम की आर्मी थी, है ना, आर्मी को जो कहा जाता था रजाकार। अब वो जब आए तो उन्होंने क्या करा, बहुत ही मतलब निर्दयी रूप से
ठीक है, उन्होंने जो जनता थी उनको मारना शुरू करा, महिलाओं को मारना शुरू करा, आंदोलन को दबाना, उसको कुचलना शुरू करा, बिल्कुल हिंसात्मक रूप से, ठीक है ना। तो अब जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इंडियन आर्मी भेजी, ठीक है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन आर्मी भेजी, कब, तो 17 सितंबर 1948 को जब इंडियन आर्मी वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने ऑपरेशन वहाँ पे स्टार्ट कराया, और इस तरह से निज़ाम की जो सेना थी उनको जो है सरेंडर करना पड़ा, और निज़ाम को जो है क्या कहते हैं इंडिया में इस तरीके से मर्ज कराया गया। तो अगर आप देखें तो ये है वो निज़ाम, ठीक है, उस टाइम में हैदराबाद के निज़ाम थे, ठीक है, और ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो इनको नेगोशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे एक और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, उस टाइम में न्यूज़पेपर की कटिंग की, हैदराबाद सरेंडर एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इस तरह से जो हैदराबाद है उसको क्या कराया गया, इंडिया में मर्ज कराया गया, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मणिपुर। तो मणिपुर को इंडिया में कैसे मर्ज कराया गया, तो जब इंडिया को आज़ादी मिली थी तो उस टाइम में मणिपुर में जो रूलर हुआ करते थे उनका नाम था बुद्ध चंद्र सिंह, ठीक है, महाराजा बौद्ध चंद्र सिंह, ठीक है। मैं आपको फोटो भी दिखाता हूँ, ये थे वो वहाँ के रूलर, ठीक है, महाराजा बौद्ध चंद्र सिंह। ये एनसीईआरटी का कार्टून है, ठीक है, ये एग्जाम में कई बार जो है आता है। तो आप देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो नेगोशिएट कर रहे हैं, ठीक है, मणिपुर के राजा बौद्ध चंद्र सिंह के साथ, ठीक है, मणिपुर को इंडिया में मर्ज कराने के लिए। तो आप देखो मणिपुर का जो इंडिया में उसको कैसे मर्ज कराया जाता है, तो मणिपुर बेसिकली जो वहाँ के राजा होते हैं, ठीक है, वहाँ की जो जनता होती है वो काफ़ी प्रेशर बना रही होती है अपने राजा के ऊपर, ठीक है। तो उस प्रेशर को के कारण दबाव में आकर, ठीक है, वहाँ के राजा जून 1948 को, ठीक है, 1948 को वहाँ पे एक इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, और इस तरह से जो मणिपुर है वो क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है, जैसे ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहाँ पे वहाँ का जो मोनार्क है, वहाँ का जो राजा है, की जो पावर्स है वो किससे लिमिट कर दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कर दी गई है ना। तो इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और जब मैं आपको पॉलिटिकल थ्योरी और आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो अलग अलग आपके पार्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, उसको जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली जो आपका मणिपुर है वो इंडिया का पहला, ये एज अ एमसीक्यू भी आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कि कौन सा पहला ऐसा स्टेट था जहाँ पे इलेक्शंस करवाए गए थे, ठीक है, वो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू। तो वो आपका कौन सा था, वो मणिपुर था। तो मणिपुर में जो है इलेक्शंस करवाए जाते हैं, ठीक है, और इस तरह से मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। अब इस बीच क्या होता है कि मणिपुर में जो है इंडिया में मर्ज कराने के लिए हमें दो सेक्शन देखने के लिए मिलते हैं। एक वो जो एग्री करते थे कि इंडिया में मर्ज कराया जाए मणिपुर को, और दूसरे ऐसे थे जो इंडिया में मर्ज कराने के लिए एग्री नहीं थे, ठीक है। अब इसी बीच क्या होता है कि जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो उनको सफलता मिल जाती है। वहाँ के जो महाराजा हैं उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रीमेंट साइन कराने में उनको प्रेशराइज करके, ठीक है, उनको डिप्लोमेटिकली उनके साथ डील करके 15 सितंबर 1949 को जो है एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसे हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। तो ये जिसको महाराजा बोध चंद्र सिंह साइन करते हैं, और इस तरह से जो आपका मणिपुर है वो इसको इंडिया में मर्ज करा लिया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम वो हमें ये देखने के लिए मिलती है कि उस टाइम में मणिपुर में एक इलेक्टेड असेंबली थी, तो बिना इलेक्टेड असेंबली के अप्रूवल के, ठीक है, जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन करा लिया जाता है बोध चंद्र से, ठीक है, इसको लेके वहाँ पे थोड़े से जो सेक्शंस हैं वो इसका विरोध भी करते हैं, ठीक है, और वो विरोध हमें मतलब उस टाइम में देखने के लिए भी मिला था। तो इस तरह से जो है मणिपुर को जो है एक इसका जो सेशन है वो एक कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, और फाइनली जो मणिपुर है वो फुल फ्लेज स्टेट कब बनता है, 1972 में। तो इस तरीके से मणिपुर को क्या कराया जाता है, इंडिया में मर्ज करा दिया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कि जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में कैसे मर्ज कराया गया। तो जब इंडिया को आज़ादी मिली थी तो उस टाइम में जम्मू कश्मीर के जो रूलर थे उसका नाम था महाराजा हरि सिंह, ठीक है, महाराजा हरि सिंह। अब महाराजा हरि सिंह बेसिकली ये भी चाहते थे कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उनको मतलब उसको वो इंडिपेंडेंट रखें, क्योंकि उसी में उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर वो किसी एक कंट्री के साथ जाते हैं। हालांकि वो ना पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहे थे ना इंडिया के साथ जाना चाह रहे थे, वो जम्मू एंड कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहते थे, ठीक है। अब इस बीच क्या होता है कि जब देश का बंटवारा भी हो जाता है, ठीक है। अब इस बीच क्या होता है कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान कुछ जो ट्राइबल इन्वेंडर्स हैं, जो वहाँ के जो लोकल ट्राइबल्स थे, ठीक है, उनको ट्रेनिंग वगैरह देके, ठीक है, अटैक करवा देते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। अब जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से ये ट्राइबल इन्वेंडर्स का अटैक आता है तो जो वहाँ के महाराजा हैं वो इस स्थिति में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं। अब इस बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उस टाइम में लगातार नेगोशिएट कर रही थी, किसके साथ,
जो जम्मू एंड कश्मीर के उस टाइम में महाराजा थे इंडिया में, उसको मर्ज कराने के लिए। अब इस बीच क्या होता है कि जब पाकिस्तान की तरफ से जो है इस तरीके का अटैक हम देखते हैं, ट्राइबल इन्वेडर्स जो है वहाँ पे हमला कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, तो इस बीच जो जम्मू कश्मीर के जो महाराजा हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हेल्प मांगते हैं, और उसी टाइम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है ठीक है भाई हम हेल्प करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस पर साइन करना पड़ेगा। और वो क्या था, वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, कि भाई हम इंडिया में मर्ज होना चाहते हैं और हम इंडिया में मर्ज हो रहे हैं। तो इस तरह से 26 अक्टूबर 1947 को उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे महाराजा हरि सिंह से साइन करवा लिए जाते हैं, ठीक है, वो उस पर साइन कर देते हैं और ऑफिशियली जो है वो जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बन जाता है। और हालांकि मैंने आपको बताया था शुरू में कि आर्टिकल 371 का भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है, जिसमें स्पेशल एटनॉमी, स्पेशल स्टेटस, क्यों ऐसा किया गया था, इसके पीछे रीज़न कहीं ना कहीं यही था कि उस टाइम में हमारी प्रायोरिटी थी कि भाई कैसे करके जो है प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज कराया जाए, और उसके लिए कुछ अगर फ्लेक्सिबल अप्रोच भी अपनानी पड़े तो वो गवर्नमेंट ने उस टाइम में अपनाई भी थी, ठीक है। तो इस बीच क्या होता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर भी शुरू हो जाता है, ठीक है, और फिर इसमें बाद में इंटरवेंशन होता है यूनाइटेड नेशन के थ्रू 1949 में, है ना। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अब जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर को लेके जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, ये उस टाइम में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, ठीक है, ये उनकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, और जिसके लिए आज तक उनको और कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उस टाइम में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो ये वॉर चल रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, ऑन द इशू ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, तो नेहरू जी क्या करते हैं कि इस मुद्दे को कहाँ पे लेके चले जाते हैं, वो यूनाइटेड नेशन में लेके चले जाते हैं, ठीक है, 1949 में। और यूनाइटेड नेशन क्या करता है, वो स्टे लगा देता है, ठीक है, सीज फायर बेसिकली करवा देता है, ठीक है, और कश्मीर का इस तरीके से बंटवारा हो जाता है किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। जो आज की डेट में हम देख रहे हैं पीओके, ठीक है, पीओके मींस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो इस तरह से जो कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान ने इलीगली तौर पे ऑक्यूपाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये नेहरू जी की सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है, जिसके लिए उनको आज तक क्रिटिसाइज किया जाता है। अगर इस इशू को फुल्ली सरदार वल्लभ भाई पटेल डील करते तो शायद आज जो पीओके पाकिस्तान के पास है वो नहीं होता और कश्मीर पूरी तरह से इंडिया का एक पार्ट होता, ठीक है। तो बेसिकली उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 370 के थ्रू जो है स्पेशल स्टेटस भी पाकिस्तान को दिया गया, जो बाद में हटा दिया गया कई सारे रीजंस को लेके 5 अगस्त 2019 को, और वो जो है एक जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज़ में, बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और लद्दाख 2 यूटीज़ में क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। इसके बारे में हम और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो हमारा रीजनल एस्पिरेशन वाला चैप्टर है उसमें हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर को लेके। लेकिन इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम इसके बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे। तो ये उस टाइम में देखिए आप, ये वहाँ के महाराजा हैं, ठीक है, हरि सिंह, और ये उस टाइम में न्यूज़पेपर की कटिंग की जो है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में मर्ज कराया गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन जो है वो साइन कराया गया। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि पौंडीचेरी और गोवा, है ना, इसको कैसे इंडिया में मर्ज कराया गया। तो बेसिकली पौंडीचेरी जो है वो फ्रेंच टेरिटोरीज थी, है ना, फ्रेंच कॉलोनी थी, ठीक है, जिसमें आपका कैरेकल, माहे, चंद्रनगर जो 1949 में जो है इंडिया में मर्ज हुआ, यनम, ठीक है, 1954 में। तो ये कुछ आपके टेरिटोरीज थी जो जिसको कौन कंट्रोल करता था, फ्रांस कंट्रोल करता था, ठीक है, वो फ्रेंच रूल के अंडर में थे। इंडिया को जब आज़ादी मिली उस टाइम में इन टेरिटोरीज को आज़ादी नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि इंडिया को जो आज़ादी मिली वो ब्रिटिश रूल से मिली थी, और यहाँ पे रूल किसका था, यहाँ पे रूल जो था वो फ्रांस का था। अब इस बीच क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेगोशिएट कर रही होती है, बात कर रही होती है फ्रांस के साथ कि जो है इसको मर्ज कराया जाए इंडिया में, लेकिन शुरू में जो फ्रांस है वो उसको रिफ्यूज़ कर देता है। और इस बीच जो इन रीजन्स में वहाँ के लोकल्स हैं, ठीक है, वहाँ की जो पब्लिक है वो भी डिमांड शुरू कर देती है, ठीक है, इंडिया में मर्ज कराने की। और एक रेफरेंडम होता है आपका, ठीक है, कब, 1949 में एक रेफरेंडम होता है जिसमें वहाँ के जो लोकल्स हैं, वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो वो वोट करते हैं, वो अपनी इच्छा दिखाते हैं, बताते हैं कि भाई हम किसके साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। और फिर उसके बाद फाइनली क्या होता है कि जो फ्रांस है वो इन टेरिटोरीज़ को, ठीक है, 1 नवंबर 1954 को क्या करता है, इंडिया को एक फॉर्मल जो दोनों के बीच में एक डील होती है उसके थ्रू क्या कर दिया जाता है, इंडिया में उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो पौंडीचेरी थी, ठीक है, वो फ्रांस की कॉलोनी थी, टेरिटोरीज थी, ठीक है, बाद में उसको इंडिया में क्या कराया गया, 1 नवंबर 1954 को मर्ज करा दिया गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट था गोवा,
ठीक है, गोवा के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। गोवा पे किसका शासन था? पुर्तगालियों का शासन था। गोवा वाज पोर्तुगीज कॉलोनी, ठीक है। पौंडीचेरी वाज फ्रेंच कॉलोनी एंड गोवा वाज दी पोर्तुगीज कॉलोनी, ठीक है। अब देखो, गोवा जब इंडिया को आज़ादी मिली तो उस टाइम में गोवा को आज़ादी नहीं मिली थी, और उसके साथ साथ गोवा, दमन एंड दीव, है ना, यहाँ पर भी पुर्तगालियों का क्या था? कंट्रोल था। और गवर्नमेंट बात कर रही थी भाई कि भाई फ्री कर दो, है ना, इंडिया के साथ इसको मर्ज करा दो। वहाँ की जो जनता थी वो भी चाहती थी कि गोवा को, दमन एंड दीव को इंडिया के साथ क्या करा दिया जाए? मर्ज करा दिया जाए। लेकिन पुर्तगाल ने ऐसा करने से मना कर दिया। और इस बीच वहाँ पे गोवा के लिबरेशन के लिए मूवमेंट भी वहाँ की जो जनता है वो स्टार्ट कर देती है, आंदोलन स्टार्ट कर देती है। और इसी बीच क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर क्या करती है? अपनी आर्मी भेजती है और एक ऑपरेशन लॉन्च करती है जिसका नाम था ऑपरेशन विजय, ठीक है। ये कब होता है? आपका 18 दिसंबर 1961 को। और इस तरह से मिलिट्री एक्शन के थ्रू, है ना, 36 आवर के अंदर अंदर गोवा को क्या कर लिया जाता है? भारतीय सेना इंडिया में उसको मर्ज करा लेती है। और इस तरह से दिसंबर 1961 को गोवा जो है वो लिबरेट हो जाता है, उसको आज़ादी मिल जाती है पोर्तुगीज़ कॉलोनी से, और वो इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाता है, इंडियन टेरिटोरी का पार्ट बन जाता है। और फाइनली 1987 में वो एक कंप्लीट स्टेट बन जाता है। तो इस तरह से जो है वो गोवा को क्या कराया गया? इंडिया में मर्ज कराया गया। पौंडीचेरी को भी इंडिया में मर्ज कराया गया। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के रोल के बारे में, कि किस तरह से इन्होंने अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया के यूनिफिकेशन में। और हम सब जानते हैं कि अगर ये ना होते तो शायद इंडिया का जो मैप हम आज देख रहे हैं वो ऐसा ना होता। तो चलिए इनके रोल को हम डिस्कस करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रोल इंडिया के यूनिफिकेशन में, प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मर्ज कराने में, इंडिया के इंटीग्रेशन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो इनका रहा है। इन्होंने अपनी इंटेलिजेंसी से, अपनी डिप्लोमेटिक स्किल के साथ प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो है नेगोशिएट किया, उनको मनाया, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन्होंने डिसीज़न लिया। और उनके उन्हीं डिसीज़न के कारण आज हम जो अपना मैप देख रहे हैं दुनिया के नक्शे पे, वो पॉसिबल हो पाया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया के यूनिफिकेशन में, प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मर्ज कराने में। और इनके इन्हीं रोल के कारण जो है इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी कहा जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? देखिए, आपने अपनी 9-10 क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा होगा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाले टॉपिक में, कि कैसे ओटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था उस टाइम, क्योंकि जर्मनी जो था वो सिमिलरली इंडिया की ही तरह छोटे बड़े जो रीजन थे, स्टेट्स थे, उनमें बटा हुआ था। और ओटोमन बिस्मार्क ने उन बटे हुए जर्मनी को, उन बटे हुए क्षेत्रों को ना सिर्फ एक किया, बल्कि एक जो प्रेजेंट टाइम में हम जर्मनी देख रहे हैं उसकी नींव रखी। तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी सिमिलरली वैसा ही रोल इंडिया में प्ले किया। आज़ादी के बाद जो भारत था वो भी छोटे बड़े देसी रजवाड़ों में, रियासतों में, प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, और उनको एक कराने में, इंडिया के साथ मर्ज कराने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का काफ़ी बड़ा योगदान है। तो इसीलिए उनके इस योगदान को ध्यान में रखते हुए उन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वो नेशन बिल्डर के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि जो आज हम नेशन देख रहे हैं एज अ इंडिया, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। हालांकि ये बड़े मतलब जो है दुख की बात है कि पिछली सरकारों में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो रोल था, इतना बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया इंडिया के यूनिफिकेशन में, इंडिया को मर्ज कराने में, इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए, तो उसको कहीं इतना हाईलाइट नहीं मिला। लेकिन प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के रोल को समझते हुए, उनके योगदान को समझते हुए इसको समझा, और गुजरात में नर्मदा नदी के पास सरदार सरोवर बांध के पास जो है उनका एक स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया। अब ऐसा क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया ताकि हम अपना एक जो सम्मान है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दे सके, और साथ ही साथ इस देश की वर्तमान पीढ़ी और आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के इस योगदान से प्रेरणा लेती रहे, और अपने अपने स्तर पर इस देश को एक रखने में, इस देश की यूनिटी को मेंटेन रखने में, इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने में हम लोग अपना अपना रोल प्ले कर सकें। तो इसीलिए जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ आप कमेंट करके बताना कि अगर आप कोई
भी पॉलिटिकल साइंस का या हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का या इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँ। और अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।